हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट बाई राहुल। आज से हम यूजीसी नेट पेपर वन की जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इस सीरीज में ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ हर एक वीडियो में। लेकिन आप ये मत समझना कि ये 20 क्वेश्चन बहुत 20 क्वेश्चन से सिर्फ 20 क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। हर एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ अगर उस क्वेश्चन में जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम समझेंगे, बहुत उस गहराई तक समझेंगे जहां तक यूजीसी नेट में जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन पूछा है और उस स्तर तक जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल में पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो यूजीसी नेट में पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं और सेम स्ट्रेटजी उसमें भी अपनाइए कि उसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लेकिन हर उन 25 क्वेश्चन से आपके 250 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हर एक क्वेश्चन का एक इतने डीप और डेप्थ तरीके से एनालाइज किया है और इतने सारे फैक्ट बताए हैं, तो उस वीडियोस को जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना। Which level of teaching involves highest cognitive effort and critically analyzes concept? हिंदी में देखते हैं, शिक्षण का कौन सा स्तर उच्चतम संज्ञानात्मक प्रयास और अवधारणाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन शामिल करता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है भाई, उनको तुमको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में भी चीजें याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करते हैं उसका कि कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए तुम ये मत समझना कि बस मैं हिंदी में पढ़ूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं कुछ आपको इसका टॉपिक अच्छे समझा देता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से बनेंगे। देखिए, तो आपको याद रखना है कि हमारी जो लेवल्स हैं टीचिंग की वो कितनी। तो नंबर 1 है मेमोरी लेवल, नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग लेवल और नंबर 3 है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया। अब हर एक जैसे मेमोरी लेवल है, इसमें आपको कितनी चीजें याद रखना है। देखिए, सबसे पहली बात कि मेमोरी लेवल दिया किसने था। ओके, इसके बाद ये टीचर सेंट्रिक होता है या स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ये याद रखना है। और इसकी विशेषताएं क्या है, 3 चीजें आपको हर इसमें याद रखना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मोटे तौर पर आपको याद करने का ट्राई करना है कि आपको ये भूले नहीं, तो एक सबसे इजीली अपने लाइफ से रिलेटेड मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मेमोरी लेवल है, हम समझ लो इसमें कि क्लास 1 से लेके 5th तक के स्टूडेंट आते हैं, या तुम जब क्लास 1 से 5th के बीच में पढ़ रहे थे तो आपका लेवल कैसा था, आप कैसे पढ़ते थे, टीचर आपको कैसे पढ़ाते थे, आप रटते थे या समझते थे, ऐसे आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इसमें हम क्लास 9 to 12 समझ सकते हैं और इसमें पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए समझ सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को रखो, अपने आप को इन जगहों पर रखो और उसके बाद इनको याद करने का ट्राई करो, आपको भूलेंगे नहीं कभी। जैसे मेमोरी लेवल है, हम बचपन में क्या करते थे कि टीचर हमको जैसे पढ़ाता था, रटवाता था और रट्टा मरवाता था, हम वैसे ही कर लेते थे। इसके अलावा अब हम कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते थे। ठीक, टीचर ने कहा कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो हमने याद कर लिया क्यों है, कब बनी, हमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाते थे, है ना। तो मेमोरी लेवल है जो, ठीक है, स्मृति स्तर, जिसमें हम क्या करते थे, रट्टा मारते थे। तो 3 चीजें कौन कौन सी याद रखना है कि विशेषताएं क्या है। टीचर सेंट्रिक होता है या स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। अभी टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड आगे हम पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दूसरा लो कॉग्निटिव लेवल है, ठीक है। तीसरा, इससे दिया किसने था, ठीक है, तो हार्वर्ड ने इसको दिया। शिक्षा टीचर सेंट्रिक होता है, शिक्षक प्रधान होता है। इसकी विशेषताएं, ये तथ्यों को याद रखना, रट्टा मारना, ये विशेषताएं होती हैं। और क्लास कौन सी, 1 to 5th या 1 to 4, 1 to 6, लगभग वो जो बचपन में होते हैं उसमें वैसे याद करते हैं, जो टीचर जिससे हमको याद दिलाता है, हम इसमें सोचते नहीं है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब हम 9th या 10th 11th 12th इन सब क्लास में पहुंचते हैं तो हम थोड़ा मोड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर टीचर ने कुछ बताया तो हम
ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारते हैं, थोड़ा उसको अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो ये लेवल अंडरस्टैंड लेवल 9th 12th 11th 12th जो हमारा उस क्लास में जब हम होते हैं 11th 9th या 12th में, तो हम कैसे सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो अंडरस्टैंड लेवल में ये सारी बातें आ जाती हैं। इसको दिया किसने था? मॉरिसन ने इसको दिया था। और इसमें मिडिल कॉग्निटिव है, ठीक है। तो ये ना टीचर सेंट्रिक है ना ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, दोनों सेंट्रिक है। मतलब इसमें टीचर का भी एक्टिव रोल रहता है और स्टूडेंट का भी एक्टिव रोल रहता है। जो हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये है स्टूडेंट सेंट्रिक। जैसे मेमोरी लेवल था टीचर सेंट्रिक, ऐसी रिफ्लेक्टिव लेवल है स्टूडेंट सेंट्रिक। इसको दिया किसने था? हंट ने दिया था। इसकी विशेषता क्या है? समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, नवीनता, सृजनशीलता और स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। ये उच्च संज्ञानात्मक हाई कॉग्निटिव होता है। सेम इसमें याद रखना है कि इसमें जब समझ लो कोई पीएचडी में स्टूडेंट पहुंच जाता है तो रिसर्च करता है, न्यू ज्ञान की प्राप्ति करता है, कोई टॉपिक पढ़ता है तो उसका आलोचनात्मक सोचता है, क्रिटिसिज्म करता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीजें हम किसमें? रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर के टीचिंग मेथड में या टीचिंग स्तर में देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार जल्दी से और याद करा दो। देखिए मेमोरी लेवल में हम रखते हैं, टीचर सेंट्रिक होता है। अंडरस्टैंड लेवल में हम थोड़ा मोड़ा ये ना स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ना टीचर सेंट्रिक होता है। इसमें मिडिल में होता है, लाइक स्टूडेंट सोचता भी है और कुछ चीजें रखता भी है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है जिसको हंट ने दिया था, ये पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक है। और इसमें पीएचडी जैसे और एमए पीजी इन सभी के स्टूडेंट आते हैं और इसमें न्यू ज्ञान की प्राप्ति होती है और क्रिटिकली थिंकिंग सोचता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, विमर्श स्तर। इसमें पूछ रहा था कि हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है, हाईएस्ट कॉग्निटिव एफर्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन। भाई इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बहुत इजी टॉपिक है। हर एक पेपर में या मतलब हर साल लगभग, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री का इसमें अलग अलग पेपर आते हैं, पेपर 1, तो किसी न किसी में आपको हर 2 में से एक एग्जाम में इसका टॉपिक मिलेगा ही। और 80%, ये 5 7 8 प्रकार का आता है, लेकिन 80% इन 4 से क्वेश्चन आते हैं। पहले अभी इसमें 4 देखेंगे, अभी आगे एक क्वेश्चन और है उसमें 3 प्रकार के देखेंगे, ठीक। देखिए, समेटिव एवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन। तो ये सेशन या कोर्स के अंत में होता है ताकि स्टूडेंट की फाइनल परफॉर्मेंस या ग्रेड को देखा जा सके। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही आते हैं मोस्टली। अगर कोई कह देगा क्वेश्चन आएगा कि जो क्लास में यूनिट टेस्ट होता है वो कौन से एवोल्यूशन में आता है, या जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कौन से एवोल्यूशन में आता है। तो योगात्मक यानी समेटिव एवोल्यूशन, तो जो हम ये फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जिससे पास या फेल या फाइनल परसेंटेज होता है, लाइक जब मान लो कि जो लास्ट में जो पेपर होते हैं जिसमें वो कार्ड, ग्रेड कार्ड मिलता है, जिसमें पता चलता है कि हम पास हुए फेल हुए, इस प्रकार का जो एवोल्यूशन है वो आता है समेटिव एवोल्यूशन में, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर याद रखना है कि समेटिव एवोल्यूशन होता है वो बिल्कुल एकदम जाकर लास्ट में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। मीनिंग देखते हैं, ये पढ़ाई के दौरान ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, ये वर्ड याद रखना है कि ये ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस मतलब जब कक्षा चलती है उस टाइम होता है, लगातार होता है ताकि स्टूडेंट की कमी को तुरंत सुधारा जा सके, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास के बीच में टीचर का कुछ पूछना, डेली असेसमेंट देना या वीकली क्लास टेस्ट। इसमें ज्यादा याद रखना, ये एग्जाम्पल ये सीधे तौर पर आया था कि वीकली क्लास टेस्ट कौन से एवोल्यूशन में आएगा। ऐसे ही एक बार ये आया था कि जो फाइनल या सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ये कौन से एवोल्यूशन में आएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो इजी टॉपिक होते हैं और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है
डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, नैदानिक मूल्यांकन, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नैदानिक यानी निदान करना, यानी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका निदान करना। पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं। पढ़ाई में आने वाली खास दिक्कतों और उनके कारणों का पहचानते हैं, ठीक है। इसमें ये पता लगाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बार बार मैथ में फेल हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसकी जो मेन रीजन जानने का ट्राई करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि समेटो क्या है। समेटो के फाइनल रिजल्ट आता है कि आपने इतने परसेंटेज प्राप्त की, इतना आपका फेल हुए, पास हुए, ये सब जो देखा जाता है समेटो एवोल्यूशन यानी योगात्मक मूल्यांकन में देखा जाता है। देखो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है, खास तौर पर हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है फॉर्मेटो। फॉर्मेटो में क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी जब क्लास चल रही होती है टीचर उस टाइम जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्विज टेस्ट या फिर हफ्ते में या सप्ताह में जो यूनिट टेस्ट लेता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मेट एवोल्यूशन के। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है नैदानिक मूल्यांकन, यानी निदान करना, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पकड़ना है कि अगर भाई साहब ये स्टूडेंट बार बार मैथ में फेल हो रहा है, इंग्लिश में फेल हो रहा है, तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या इसको इक्वेशन करने में दिक्कत आ रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि ये समझ नहीं पा रहा मैथ को, तो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो कौन से, उसे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के उससे। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। देखिए इसके आपने बार बार सुना होगा प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट हो गया, उसका इतने का प्लेसमेंट हो गया। तो इसका प्लेसमेंट का एवोल्यूशन का मेन वो है कि व्यक्ति को सही स्थान पर पहुंचाना, यानी जो जैसे CUET जो पेपर होता है, यानी जो एडमिशन के लिए जो या जॉब के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं या एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, वो सब प्लेसमेंट एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसका मीनिंग देखते हैं। यह कोर्स जॉब शुरू होने से पहले किया जाता है ताकि स्टूडेंट के ज्ञान के हिसाब से ही सही जगह दी जा सके, ठीक। तो प्लेसमेंट यानी एक स्टूडेंट को सही जगह पहुंचाना। तो देखो मेन है इसमें कि आपको एग्जांपल याद रखना है कि जो समेटो एवोल्यूशन है उसमें क्या है, फेल और पास देखते हैं, फाइनल रिजल्ट आता है। फॉर्मेटो में क्या है, क्लास के बीच में जो क्विज होते हैं उस फॉर्मेटो में वो सारा देखा जाता है। डायग्नोस्टिक में क्या है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखी जाती है कि इसके मैथ में क्वेश्चन नंबर या क्यों कमा रहे हैं, बार बार फेल क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और प्लेसमेंट में है, प्लेसमेंट में मतलब कोई जॉब या कहीं एडमिशन लेने से पहले जो, यानी उस व्यक्ति को कहीं प्लेस यानी उसको वहां पहुंचाने के लिए जो टेस्ट होता है वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन के उसमें आता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। शिक्षण के दौरान छात्र के अधिगम की निगरानी करने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, मतलब अधिगम यानी पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो पढ़ाई के दौरान हमने कौन सा देखा था, फॉर्मेटिव, ये होता है ड्यूरिंग। जब क्लास चल रही होती है तब होता है। ये भाई साहब कब होते हैं, समेटिव एवोल्यूशन होता है लास्ट में कि ग्रेड और फाइनल रिजल्ट, फेल हुए पास हुए, समेटिव। डायग्नोस्टिक क्या होता है, नैदानिक, डायग्नोस्टिक मतलब लास्ट में होता है, सॉरी ये उस टाइम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़ना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्लेसमेंट क्या होता है कि एक व्यक्ति को सही जगह पहुंचाना है। इसके खासतौर पे एग्जांपल याद रखना सबके, फेल पास, फाइनल रिजल्ट, फॉर्मेटो में होगा कि क्लास चल रही है, क्विज टेस्ट और यूनिट टेस्ट, ये सब होता है। डायग्नोस्टिक में कि एक देखना है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मैथ में फेल, इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कोई एक सिंगल प्रॉब्लम पकड़ के उसको सॉल्व करना। प्लेसमेंट में है कि जॉब इंटरव्यू होते हैं जो, और इसके साथ साथ जो एडमिशन वाले टेस्ट होते हैं, कॉलेज में एडमिशन होता है, जैसे नीट, CUET, सब कुछ में आ जाएगा, प्लेसमेंट एवोल्यूशन में आ जाएगा। अब एवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इस वीडियो के बाद आपके एवोल्यूशन अगर आप ये पढ़ अच्छे से देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, 2-4 और रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ओके। अब ये तो वैसे ही ट्रिक देख लेना, अगर देखना हो तो मैंने वैसे बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन इंडियन हायर एजुकेशन इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन। उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किसमें लचीलापन होता है। देखिए चॉइस बेस्ड, इसका सीधा सिंपल है। चॉइस बेस्ड क्या है कि इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं। मान को आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पहले इस चीज से देख लेते हैं। CBCS छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार विषय जैसे पॉलिटिकल साइंस के साथ म्यूजिक या कंप्यूटर चुनने की आजादी देता है। यह व्यवस्था शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से बदलकर स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है, टीचर सेंट्रिक से बदलकर स्टूडेंट सेंट्रिक बनाती है। आपको जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया तो आपको ये
जो सीबीसीएस है ये आपको ऑप्शन देती है कि आपको उसके साथ कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट और पढ़ना है, ठीक है। इसका इतना सिंपल सा मतलब है। ऐसा नहीं कि किसी किसी कॉलेज में चलता है कि आपने पॉलिटिकल साइंस ली तो आपके इसके साथ आपको इतने सारे विषय थोप दिए जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपने को ये पढ़ना ये पढ़ना, आप मतलब स्टूडेंट खुद चॉइस करे कि मुझे ये पढ़ना है। सीबीसीएस का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है, बस आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मूल्यांकन छात्रों को निश्चित मानदंडों के बजाय उनके सहपाठी समूह के सापेक्ष रैंक करता है? जैसा कि अभी मैंने ये 4 प्रकार के एवोल्यूशन पढ़ा है, ठीक। ये इसमें से आपके 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे, लगभग 80% हर बार इसी से क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें 2-3 प्रकार और होते हैं एवोल्यूशन के, जिसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो ये वाला है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? इस मूल्यांकन में ये मायने नहीं रखता कि आपने कुल कितना स्कोर किया, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने दूसरों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया। तो इसका जो नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन है, मानक संदर्भ है। अभी जब आप यूजीसी नेट का पेपर देंगे तो जो उसमें रिजल्ट आता है परसेंटाइल में आता है, तो बस और कुछ नहीं है। इसमें हमको ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट की तुलना दूसरे स्टूडेंट के से की जाती है कि उसने उसकी अपेक्षा कितने नंबर लाए। ओके, बस इतना सा देखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है यूजीसी नेट और जेआरएफ को जो पेपर देंगे उससे, ठीक है। तो परसेंटाइल में इसका मतलब देखा जाता है, या सीधे सीधे आपको बस इतना याद रखना है कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से जो रिजल्ट है वो कंपेयर किया जाता है नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन में। इतनी सी बात याद रखना। और ऐसी एग्जाम्पल आ सकते हैं कि यूजीसी नेट की जो पेपर होता है जो उसमें परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, ये कौन से एवोल्यूशन का टाइप है। ओके, एक और होता है एपिसेटिव एवोल्यूशन, ठीक है। एपिसेटिव एवोल्यूशन जो ये सेल्फ रेफरेंस एवोल्यूशन, लेकिन पेपर में ये आता है, सेल्फ रेफरेंस नहीं आता है। तो इसमें सीधा सा मतलब है, इसमें किसी छात्र की तुलना दूसरों से नहीं की जाती। नॉर्म रेफरेंस में किसी एक छात्र की तुलना दूसरे से की जाती है, और एपिसेटिव में एक छात्र की तुलना अपने पास्ट के परफॉर्मेंस की जाती है कि पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें कितने नंबर लाया था और जो अभी एग्जाम हुए उसमें कितने नंबर लाया। तो आपस अपने ही पास्ट और अभी के उसमें कंपेयर किया जाता है। ओके, तो आपको पहले 4 एवोल्यूशन पढ़ा दिए, इसमें नॉर्म देख लिया हमने और इसके साथ साथ हमने एपिसेटिव देख लिया। डायग्नोस्टिक हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। अगर मानदंड संदर्भित देखना है तो इसमें मूल्यांकन में एक छात्र की तुलना दूसरे छात्रों से की जाती है, नॉर्म रेफरेंस में हमने देखा था। अब हम देखते हैं मानदंड। ओके, तो कुछ नहीं है, देखो इसमें पहले से एक परसेंटेज तय की जाती है कि आपको इतने परसेंटेज लाना है, ठीक। मानदंड में यानी मानदंड यानी पहले से मान कर हम चलते हैं कि आपको 40% लाना तभी आप पास होंगे। तो इस टाइप का जो एवोल्यूशन होता है वो मानदंड संदर्भित एवोल्यूशन होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ऊपर हम स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, बहुत देर से ये हम सुन रहे हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड क्या है। अब इसके बाद आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी, और जितने भी मेथड हैं स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, यूसी पेपर में आते हैं कि ये जो एक आ जाएगा कि जैसे कि लेक्चर जो मेथड होता है ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है या टीचर सेंट्रिक होता है, ठीक। तो बस आपको मैंने जैसे याद किए थे, मैंने सिर्फ ये 4 याद कर लिए थे जो टीचर सेंट्रिक होते हैं, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन आता था तो मैं उसको स्टूडेंट सेंट्रिक लगा लेता था। तो जैसा आपका मन हो, आप चाहें तो ये 4 याद कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक भी जो 7 हैं इनको भी याद कर सकते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ, मैंने तो सिर्फ ये टीचर सेंट्रिक जो मेथड है ये 4 याद कर लिए थे, इनके नाम। ओके, तो अगर आप चाहें तो ये चार याद कर सकते हैं, चाहे तो ये पूरे 11 याद कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? ये कब क्वेश्चन आया था? 2021 में आया था। ओके, तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच, शिक्षक केंद्रित अप्रोच में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षण, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है जहां शिक्षक स्वयं व्याख्यान देता है, निर्देश प्रस्तुत करता है और कक्षा की गति को नियंत्रित करता है।
इसमें छात्र मुख्य रूप से सुनने और अभ्यास करते हैं। मतलब देखो टीचर, एक सिंपल तरीके से समझो, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो वो टीचर सेंट्रिक इसलिए होता है कि अगर टीचर ने कह दिया दिन है तो दिन है, अगर टीचर ने कहा कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए ये वाला, तो अब फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम टीचर ने कुछ हमको कहा तो हम मान लेते हैं, ना कुछ सोचना ना कुछ होता। जो ऐसे जो वो मेथड होते हैं वो सब टीचर सेंट्रिक होते हैं। तो आपको ये सारे याद कर लेना है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ रटने रटने वाला है, तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में कौन सा चरण संज्ञानात्मक क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर का है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2-4-5 मिनट और फिर से लेने वाला हूँ कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसको एक एक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको कितनी चीजें रखना है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ये डोमेन दिए किसने हैं? ये फोकस 6 में करते हैं, पहले तो ये याद रखना है। तो जो कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक, देखिए संज्ञानात्मक, इससे नाम से पता चल रहा है कि माइंड से रिलेटेड कुछ काम है। अफेक्टिव, भावनात्मक, हार्ट से रिलेटेड काम है। साइकोमोटर, एक्शन है इसमें, ठीक है, यानी हाथ से रिलेटेड कुछ काम है। ठीक है, अब कॉग्निटिव दिया किसने था? ब्लूम ने दिया था। कब दिया था? ये क्वेश्चन भी आता है, तो 1956 में दिया था। और इसके बाद जो अफेक्टिव है उसको किसने दिया था? डेविड ने दिया था 1964 में। और जो साइकोमोटर इसको आर एस देव ने दिया था। इसकी डेट नहीं लिखी हुई है, शायद कंफ्यूजन होगा कुछ। अब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो क्रोनोलॉजिकल याद रखना है हमको कि इसमें जो स्तर होते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल याद करना है। और एक दो चीजें और याद रखना कि सबसे हाईएस्ट लेवल का है और लोएस्ट लेवल का है। जो यहाँ से स्टार्ट होगा नॉलेज से, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये एक नीचे से लेकर ऊपर तक सारे याद रखना है। और ये याद रखना है कि हाईएस्ट सबसे कौन सा? एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सा वाला? 1956 वाला है। एक बार उन्होंने 1956 में दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवाइज करके जो उन्होंने 2001 में फिर से इसको इनके स्तर को बनाया था, ये दिया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम 1956 वाले देख लेते हैं। तो इनको आपको याद कैसे करना है? के सी ए स्क्वायर एस सी। बस आप इसमें क्रोनोलॉजिकली आती है कि इनको लाइन से लगाइए। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सेट करिए, बस ये आता है। तो आपको ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, ये सीधे रट्टा मारना और कुछ नहीं करना है। और ये याद रखना कि हाईएस्ट सबसे कौन सा? एवोल्यूशन है 1956 वाले में। अब अफेक्टिव देख लेते हैं। अफेक्टिव में क्या है? अफेक्टिव में भी सीधे रट्टा मारना है। आर स्क्वायर वी ओ सी, ये शॉर्ट ट्रिक है। आर स्क्वायर वी ओ सी, बस इसमें ये चार उठा के आपसे ऑप्शन में दे देंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि इफेक्टिव में से इसमें क्रोनोलॉजिकल लगाइए, कौन सबसे पहले आएगा, कौन सा सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। अब आर स्क्वायर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग कौन पहले आएगा। तो देखिए, पहले हम कोई चीज रिसीव करते हैं या किसी का मैसेज रिसीव करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रिसीविंग आएगा, फिर रिस्पॉन्डिंग आएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब तीसरा है जो आर एस देव ने दिया था, साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन में क्या है? इसको आई एम पेन। ठीक है, आई एम पेन, बस ये याद रखना है। आई एम पेन, इसमें एक एक वर्ड एक एक बार है, तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, ये आपको सारे याद रहेंगे। बस आई एम पेन नाम से आपको ये ट्रिक याद रखना है, एक भी नहीं भूलेंगे। अब जैसा कि अभी मैंने कहा, जो ब्लूम ने 2 बार दिया, 1956 में और फिर रिवाइज करके 2001 में एक टैक्सोनॉमी दी। तो इससे 1956 वाली क्या, तो हमने जो ट्रिक है वो देख ली थी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ये जो ट्रिक हमने ये देख ली है, के सी ए स्क्वायर एस सी। अब ऐसी जो इसकी 2001 वाली की है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवल्यूटिंग और क्रिएटिंग। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा था ये क्रिएटिंग से ही पूछा था कि जो 2001 में
रिवाइज्ड करके जो उन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी उसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या था, क्रिएटिंग। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब आया था, 2020 में। व्हाट इज स्वयं। देखिए अभी स्वयं टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें अभी अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अलग से इसमें 2-3 चीजें जरूर याद रखना है कि स्वयं में कितने चैनल हैं। पहले कितने थे, 34, अभी कितने, 40। एक चीज याद रखना है, इसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, एसेस, इक्विटी और क्वालिटी। और कितने हैं कार्डिनल प्रिंसिपल, 3 हैं। कौन कौन से हैं, ये 3। सीधे क्वेश्चन, जैसे जब स्वयं आया था तो सीधे क्वेश्चन आया था इसमें, 2020 या 21 में क्वेश्चन आ चुका है, 3 कार्डिनल कौन से हैं। तो अब इसमें पूछ रहा व्हाट इज स्वयं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में स्वयं क्या है। तो इसमें स्वयं का फुल फॉर्म पूछ रहा है वो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसो ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक। सॉरी, इसमें अभी ये नेक्स्ट अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें फुल फॉर्म पूछेगा। इसमें पूछ रहा है कि स्वयं है क्या, तो मैसो ओपन ऑनलाइन कोर्स है ये। अभी इस स्वयं के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें माइक्रो टीचिंग बारे में पूछ रहा है कि किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग आखिरकार होती क्या है। देखिए माइक्रो टीचिंग टीचर बनने की एक ऐसी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग है जहां एक छोटा सा टॉपिक लेकर 5-10 मिनट के लिए आप भी दोस्तों या कम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मान लो माइक्रो टीचिंग है, ट्रेनिंग है। पहले हम कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो रियल काम है वो करते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि 5-10 मिनट आप अपने दोस्तों या ऐसे 4-5 या 5-10 लोगों को पहले ट्रेनिंग के तौर पर पढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी क्लास में जाते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का सिर्फ इतना सही मतलब है। तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट टीचर ट्रेनीज। ठीक है, यानी मान लो छोटा सा डेमो होता है, माइक्रो टीचिंग यानी छोटा सा डेमो। पहले हम डेमो करते हैं, उसके बाद रियल काम करते हैं, या समझ लो प्रैक्टिस मैच है ये माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव डिस्प्ले, के शिक्षण सहायता प्रणाली में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल सब पता है। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगी कि आजकल जो आईसीटी में आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, इसमें सब जो जिसने डिजिटल चीजें उनका यूज किया जाता है। जो ट्रेडिशनल थी उसमें क्या था, चौक था, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड था। ये सारी चीजें जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में थी, और जो अभी स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल पीपीटी, ये सब कुछ आईसीटी बेस्ड सिस्टम में है। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो और ये कब आया था, 2020 जून में क्वेश्चन आया था। तो आईसीटी इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सब कुछ किस में यूज किया जाता है, आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। हमने एवोल्यूशन को इतने अच्छे से एक एक पढ़ रही है कि आप जो भी एवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आए इनसे वो आपके गलत नहीं होने वाले हैं, बस आपको 2-4 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक, तो लगातार सीखने में आ रही समस्याओं के कारण। तो डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक, यानी कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान करना है, हल ढूंढना का। तो किस प्रकार के एवोल्यूशन में हो सकता है, नैदानिक मूल्यांकन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक अगर हम थोड़ा ट्रिक देख ले डायग्नोस्टिक की, तो जैसे डॉक्टर जो होते हैं बीमारी का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ऐसे ही टीचर पढ़ाई की बीमारी को या कमजोरी को ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करते हैं। अब इससे आपको नहीं भूलेगा, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट डॉक्टर करता है बीमारी पता लगाने के लिए, ऐसे ही जो टीचर है वो स्टूडेंट की कमजोरी पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा अधिगम क्षेत्र वृत्तियों, मूल्यों, भावनाओं और सराहना से संबंधित है। अभी हमने ऊपर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो अफेक्टिव डोमेन था उसके हमने एक एक वो पढ़े थे,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन। हम अभी के मैं दोबारा से बता देता हूँ कहाँ गया, ये पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अफेक्टिव जो डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन में भावनात्मक, ठीक, फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड, ये सब कुछ आता है, वो किस में आता है? अफेक्टिव डोमेन में। फिजिकल स्किल्स, मोटर एक्शन, ये सब होता है साइकोमोटर डोमेन में। थिंकिंग, नॉलेज, रीजनिंग, ये सब कुछ आता है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन में। देखिए ऐसे ये इस टॉपिक से आपके 20-30 क्वेश्चन रेडी हो गए। कहीं से भी अब क्वेश्चन आएगा आपको भूलने वाला नहीं है। जैसे अभी देखिए, पहले ये क्वेश्चन आया था, फिर 2000 ये कब आया था? 2021 में। और जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं वो कब आया था? वो 2018 में आया था। तो यहीं से क्वेश्चन एक टॉपिक से रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है? फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें हैं, इमोशंस अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूरिस्टिक पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, फाइंडिंग आउट। करेक्ट आंसर है इसका बी। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? जो पहले क्या चीज याद रखना है, इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिको का अर्थ है खोजता हूँ। तो ये देखिए सीधा सिंपल मतलब है, ह्यूरिस्टिक मॉडल है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। स्टूडेंट इसमें खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता है, खुद नई नई चीजों को खोजता है। तो जितने भी देखिए जितने मैंने ऊपर भी बताया कि 4 मेथड होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड और टीम टीचिंग मेथड, ये सब होते हैं टीचर सेंट्रिक, जिसमें टीचर का प्रमुख रोल होता है पढ़ाने में। ऐसी स्टूडेंट सेंट्रिक जो मेथड होते हैं जैसे ह्यूरिस्टिक मॉडल की ले लो, तो इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपनी प्रॉब्लम को पहले देखता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है, रिसर्च करता है, न्यू थ्योरीज बनाता है। ये सब कुछ है जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव असेसमेंट। देखिए असेसमेंट से तो अब आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ठीक है। तो देखिए अब बताइए 2016 का पेपर है, अब आप एक खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसका हमने अभी बताया था कि फाइनल ग्रेड, अंतिम ग्रेड या प्रमाण पत्र देना होता है, वही तो समेटिव है। समेटिव में लास्ट में देखते हैं कि अंतिम ग्रेड या फाइनल रिजल्ट होता है। फॉर्मेटिव में हम देखते हैं कि जब क्लास चल रही होती है उस टाइम यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सब फॉर्मेटिव में होता है। समेटिव में लास्ट में होता है। डायग्नोस्टिक में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम फाइंड करके टीचर उसको देखता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको निदान करने का ट्राई करता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? ये फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, देखो ऐसे नाम से कैसे लग रहा है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? कुछ नहीं है भाई साहब, फ्लिप्ड क्लासरूम सीधा है, उल्टा हो गया। जैसे हमने बचपन में जो पढ़ा है, जो हमने जिस मेथड से हमने बचपन की अपनी क्लास या हमने पढ़ाई की है, उसका अब उल्टा हो गया, वही फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड हो गया। हमें पहले क्या होता था, टीचर, हम जाते थे स्कूल में या ट्यूशन में, टीचर हमको पढ़ाता था और उसके बाद HW बहुत बड़े अक्षरों में लिख देता था, HW होमवर्क, कि आप घर से करके आओ। अब जो फ्लिप्ड क्लासरूम में उल्टा हो गया है, पहले जो स्टूडेंट है वीडियो देख के प्रैक्टिस करके और उसमें कोई टॉपिक है उसमें बहुत सारे चीजों को देख कर आता है, फिर उसके बाद टीचर वहां पर आकर समझाता है, प्रॉब्लम बताता है, सवाल जवाब करता है। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए पारंपरिक पुराने पढ़ाई के तरीकों को पूरी तरह उलट कर दिया है। पुराना तरीका क्या था, क्लास में टीचर पढ़ाते थे, बच्चे घर पर जाकर होमवर्क करते थे। अब फ्लिप्ड क्लास के तरीके में क्या हो गया, बच्चे घर पर वीडियो या नोट्स देखकर टॉपिक सीख लेते हैं, क्लास में आकर टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं, सवाल जवाब और प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं। उल्टा हो गया, जो हमने बचपन में पढ़ाई की है उसका उल्टा होने लगा, उसको फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड कहते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इतना स्कोरिंग वो है। देखिए टीचर यूजीसी नेट पेपर 1 में टोटल 10 टॉपिक हैं, टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, DI, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे जो 10 टॉपिक हैं, एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं।
और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। अगर किसी को जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ टॉपिक जैसे डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें उनके क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है फिक्स है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन, अगर मान लो 6 टॉपिक हैं तो 30 क्वेश्चन में से आपके 25-27 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बाकी बच्चे 20 क्वेश्चन में अगर आप 10 20 में 10 तुक्का भी लग जाएंगे, या ऐसा तो है नहीं कि सारे जैसे कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि 5 में से आपसे 2-3 नहीं बनेंगे या 1-2 नहीं बनेंगे, 1-2 भी बन गए तो एक आध तुक्का लग जाएंगे, तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके हो गए। ऐसे टारगेट करके कि मुझे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन सही करना है और इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तो आपके सही करना है। तो ऐसे टारगेट बेस्ड स्टडी करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप 50 में 50 के लिए नहीं पढ़ने की, मैं 50 में 50 सब कुछ पढ़ लूंगा। मेन देखिए, सब किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए होता है कि सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यू देखें। आखिर जो एग्जामिनर है वो कितने डीप तक क्वेश्चन पूछ रहा है, आखिर एग्जामिनर उस जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उससे चाहता क्या है, कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि स्टूडेंट क्या पढ़े। ओके, तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 15, किस कक्षा प्रबंधन शैली में शिक्षक का नियंत्रण अधिक और छात्रों की सहायता कम होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। अब ये ऑथोरिटेरियन बचपन में जैसे क्लास 1, 2, 3 में जो टीचर होते हैं वो सत्तावादी शैली की होते हैं। समझ लो कि पूरा जो कंट्रोल है वो टीचर के हाथ में होता है, उसमें स्टूडेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। डिक्टेटर है समझ लो टीचर बचपन में, जैसे मैंने कहा वैसा करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो। और लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये मेथड अपनाना ही पड़ता है, जो यूजी के जी जो बच्चे होते हैं इन सब के लिए, यूकेजी केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं प्रभा के बारे में। देखिए, स्वयं और स्वयं प्रभा इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप कुछ चीजें देख लीजिए कि इसमें टोटल कितने चैनल है। स्वयं प्रभा में टोटल 40 चैनल है, पहले कितने थे? 34 थे। मैंने स्वयं में भी ऐसे कुछ पढ़ा दिया कि 40 चैनल थे। एक सेकंड में देख लेता हूँ कहाँ गया स्वयं वाला क्वेश्चन। अरे यार, इसको मैंने स्वयं को स्वयं प्रभा पढ़ के कुछ और बता दिया, सॉरी गाइस। देखिए, इस स्वयं अलग है और स्वयं प्रभा अलग है, ठीक है। तो इसका जो मेन वो था 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्वयं, ठीक। एसएस इक्विटी क्वालिटी 3 कोऑर्डिनेट थे। स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों अलग अलग हैं। जो मैंने स्वयं में पढ़ा दिया वो स्वयं प्रभा की चीजें पढ़ा दी। तो हम कौन सा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 16, 2022 में आया था क्वेश्चन। तो स्वयं प्रभा में टोटल कितने पहले चैनल थे? 34, अब कितने? 40। अब ये मैंने जैसे कहा कि अभी स्वयं प्रभा और स्वयं इन सबको लास्ट में अभी हम अलग से वीडियो, लास्ट में नहीं अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो 40 चैनल है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से चैनल में क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये सब हम अलग से वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में आपको क्या याद रखना है कि कौन से उपग्रह से चैनल प्रसारित होते हैं। तो जीसैट 15 से। टोटल चैनल कितने? 40, और ये 24 घंटे रिपीट होते रहते हैं। ये 3 चीजें आपको अभी स्वयं प्रभा से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माइंड मैपिंग टेक्निक इज टीचिंग इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। अब माइंड मैपिंग क्या होता है? देखिए, माइंड मैपिंग क्या है कि मान लो कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको हम पहले बहुत जैसे अगर हमको मकान बनाना है तो पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे या नक्शा बनाएंगे, उसके बाद मकान बनाएंगे। ऐसी माइंड मैपिंग का है कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले उसकी हम ऊपर ऊपर देख लेंगे कि क्या कैसी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो उसका माइंड मैपिंग कहते हैं। जनरेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग आइडिया विजुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, विच मेमोरी टाइप होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर फ्यू सेकंड विदाउट कंसाइज रिहर्सल? कौन सी स्मृति बिना किसी अभ्यास के जानकारी को केवल कुछ सेकंड तक बनाए रखती है? मेमोरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मेमोरी की टाइप देख लेते हैं। कौन सी मेमोरी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये भी बताता हूँ। देखिए, एक सेंसरी मेमोरी है, 1 से 3 सेकंड तक हम उसको याद रख, मतलब कोई भी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी से 1 से 3 सेकंड ये चीजें याद रहती हैं हमें। जैसे आंख, कान, त्वचा से तुरंत मिलने वाली सूचनाएं, अचानक बिजली का चमकना या कोई आवाज सुनना, ये सब चीजें सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेन है इसमें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को अलग से देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सी चीजें आती हैं? जैसे इसका जो टाइम होता है 15 से 30 सेकंड। अब इसमें जैसे हम किसी का मोबाइल नंबर डायल करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर भूल जाता है। कोई ओटीपी आया हमारे मोबाइल में तो हम थोड़ी देर के लिए, जब तक हमको जहाँ ओटीपी का यूज करना तब तक याद रहते हैं, फिर उसके बाद अगर हम 1-2 घंटे बाद याद करने की ट्राई करेंगे तो भूल जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जीवन की घटनाएं होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं, असीमित होती हैं। जो बातें अब अभ्यास या अर्थ समझकर पक्की यादें हो जाती हैं, जैसे अपनी भाषा, बचपन की घटनाएं, गणित के सूत्र। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक याद रखती हैं। अब लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो दीर्घकालिक स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट को 2 भागों में बांटा गया है, सीमेंटिक और एपिसोडिक। सीमेंटिक में क्या है? सामान्य ज्ञान। जैसे देखो, सीमेंटिक में क्या है? जैसे जनरल नॉलेज की चीजें जो हम याद करने का ट्राई करते हैं, मैथ के फॉर्मूले, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इस जो ज्ञान संबंधी मामले हैं, तो जो उनको हम रटने का ट्राई करते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? सीमेंटिक में। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक, ठीक है। अब इसको हम तुम कैसे ऐसा करते हो, मान लो कहते हैं वो सीरियल का एपिसोड आना, यानी लाइफ से रिलेटेड ड्रामा टाइप में होता है। व्यक्ति के जीवन की व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव, आपका स्कूल का पहला दिन, ऑफिस का पहला दिन, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? जो बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से काम करती हैं। प्रोसीजरल मेमोरी, किसी काम को करने का कौशल या तरीका, उदाहरण साइकिल चलाना, टाइपिंग करना। इसमें हमारा मतलब बिना सोचे समझे सीख जाते हैं, जैसे टाइपिंग करना या तैरना, उदाहरण ये सब होता है इसमें। मेन है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये याद रखना और इसके टाइप याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में 1 से 3 सेकंड तक हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, ठीक, बहुत कम टाइम तक, सेकंडों तक याद रहती है। जैसे मोबाइल पर ओटीपी आया, 30 सेकंड याद रखना है, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रूब्रिक्स, विच असेसमेंट टूल मेजर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस? मतलब एक ऐसा रूब्रिक्स नाम से एक टूल है, ठीक है। रूब्रिक्स नाम से एक टूल है जो स्टूडेंट के असेसमेंट, मतलब उसमें पहले से सारे मानक तय हैं कि ऐसा ऐसा करेगा तो इतने नंबर, ऐसा करेगा तो इतने नंबर, ये सब पहले से मानक तय हैं। तो ये एक टूल है रूब्रिक्स, ओके। तो रूब्रिक्स एक ऐसा टूल है जो असेसमेंट या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को याद देखने के लिए। देखिए, कौन सा मूल्यांकन उपकरण विशिष्ट मापदंडों के आधार पर छात्र के प्रदर्शन को मापता है, ठीक। तो ये एक उपकरण है, ओके। तो कौन सा है? रूब्रिक्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन में एक अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी। देखिए, इसमें कुछ चीजें बताऊं। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, ठीक है। तो हो सकता है इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा हूँ, तो आपको मेरे उसमें नहीं जाना कि मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ तो कैसे पढ़ाऊँ। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए, लेकिन मैंने इंग्लिश सीखी है और सीखना पड़ेगी। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बिना इंग्लिश के आप पेपर 1 को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर करने का मतलब है कि आपको 35 से 40 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, तभी आप जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे या नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि नहीं हिंदी मीडियम, हिंदी से इंग्लिश आपको पूरी नहीं लेकिन थोड़ी मोड़ी आना जरूरी है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इंग्लिश में सीखना जरूरी है। नहीं तो हिंदी में ऐसा ट्रांसलेशन आता और ऐसे
वर्ड आते हैं, इसी ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको देखो कैसे लाइक ऐसे भारी भरकम शब्द हैं, और नहीं तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत सिंपल सिंपल तो नहीं होगी जो अभी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में करेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश जरूरी होगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और जो फिर से बता दूं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो जाकर जैसे ये पीवाईक्यू की सीरीज है, ऐसी पॉलिटी की हमने पीवाई की सीरीज लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल या प्रेसिडेंट, इनके 25-25 क्वेश्चन देखे हमने प्रीवियस ईयर के, लेकिन 25 क्वेश्चन से 250-250 क्वेश्चन रेडी किए हैं। और बने रहिए हमारे साथ। मैं पूरा आपका यूजीसी नेट का जो पेपर वन है पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, पॉलिटी पेपर उसका पूरा कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।